हेलो स्टूडेंट्स, एमए सेकेंड सेमेस्टर। मैं आपको अब तक आलपोर्ट का सिद्धांत 2 पार्ट में बता चुकी हूँ। आज हम आलपोर्ट के सिद्धांत के तीसरे पार्ट पर चल रहे हैं और आज हम आपको जो टॉपिक मैंने कल इसके पहले शुरू किया हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा रेफरेंस देते हुए हम आज के टॉपिक पर चल रहे हैं। इसके पहले हमने आपको जो बताया था वह आलपोर्ट की थ्योरी में व्यक्तित्व का विकास बताना शुरू किया था। अभी यह व्यक्तित्व का विकास मैंने पूरी तरह से नहीं बताया था। आपको मैंने ये बताया था कि शिशु के बारे में आलपोर्ट ने क्या बताया है। इन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो शिशु होता है, फ्राइड के जो वर्णित अवस्था है उसके अनुसार जो है सुख के सिद्धांत पर चलने वाला होता है। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहने वाला होता है और इस आयु में किस प्रकार की देखरेख और किस प्रकार का स्नेह जब मिलता है, जितना ज़्यादा सकारात्मक स्नेह मिलता है, जितना विश्वास मिलता है, उतना ही उसका धनात्मक व्यक्तित्व डेवलप होता है। इसी प्रकार से जब शिशु को उसके संबंधित उससे उतना प्रेम नहीं मिलता है, सुरक्षा नहीं मिलती है, तो उसका व्यक्तित्व ऋणात्मक प्रकार का, यानी उसमें आक्रामकता, आत्मकेंद्रितता जैसे व्यवहार दिखाई देते हैं। इस संबंध में आलपोर्ट ने शिशु के रूपांतरण की बात भी कही है और जो हमने कल आपको बताया था कि शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक जो है अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, सिद्धांत हैं जिस पर कि शिशु का जो है वह रूपांतरण होता है, यानी एक तरह से वातावरणीय संपर्क में आकर वह उसमें जो संज्ञान, सूझ, आत्म प्रतिमा, आत्म व्यवस्था, इन सब में परिवर्तन होता है। कल हमने आपको यह भी बताया था आलपोर्ट के सिद्धांत में कि आलपोर्ट एक तरह से अधिगम सिद्धांतवादियों के कटु आलोचक भी रहे हैं और आलपोर्ट ने यह भी बताया है कि जो रूपांतरण की प्रक्रिया होती है वह धीरे धीरे करके विकसित होती है। आलपोर्ट ने यह बताया कि जो प्रौढ़ या वयस्क होता है। अब हम आपको आज आलपोर्ट के तीसरे बिंदु पर, जो इनका व्यक्तित्व विकास का तीसरा बिंदु है, एडल्ट, इस पे बारे में बता रहे हैं। आलपोर्ट का विचार है कि जो वयस्क अवस्था से पहले की अवस्था जो होती है उसमें जो है व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया जो है उसको संस्कृति संबंधी जितने भी निर्धारक हैं वह बहुत महत्वपूर्ण ढंग से निर्धारित करते हैं। यानी आलपोर्ट ने माना है कि संस्कृति संबंधी निर्धारक जो हैं व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति की परिपक्वता बढ़ती जाती है और उसमें स्थायित्व की मात्रा भी बढ़ती जाती है। आलपोर्ट का ये मानना है कि एक जो एडल्ट व्यक्ति होता है, जो वयस्क व्यक्ति होता है, अपनी व्यवहार और कार्य को अच्छी तरह से जानता ही नहीं है, बल्कि उसे यह भी पता होता है, यह भी ज्ञात होता है कि वह जो कार्य कर रहा है इसका परिणाम किस प्रकार का होगा। और इसके बाद भी अगर जो वयस्क व्यक्ति है वह व्यवहार को समझता है कि इस प्रकार के जो कार्य हैं वो व्यक्ति के लक्ष्य और आकांक्षाओं के लिए आवश्यक हैं और व्यक्ति को इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। यह जो लक्ष्य और आकांक्षाएं जो व्यक्ति के भविष्य से संबंधित होती हैं, लेकिन इनको जो व्यक्ति है वह वर्तमान व्यवहार को जानने के लिए उसके अतीत की अपेक्षा भविष्य की जानकारी अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी एक जो वयस्क व्यक्ति है
उसके बारे में अगर जानना है, उसके वर्तमान व्यवहार को जानना है, तो आलपोर्ट का ये कहना है कि उसके पिछले जीवन से ज़्यादा जरूरी है यह जानना कि उसका भविष्य के बारे में क्या विचार है, वह क्या क्रियाएं करना चाहता है, क्योंकि उसकी वर्तमान की क्रियाएं उसके भविष्य से संबंधित होती हैं। और जो एक वयस्क अवस्था तक एक जो व्यक्ति होता है, वह जो है परिपक्व और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तित्व निर्मित होता है। यानी एक एडल्ट की जो पर्सनालिटी होती है वह मानसिक रूप से स्वस्थ होती है और मैच्योर्ड होती है। यह आलपोर्ट का कहना है कि जो सामान्य सहज व्यक्तित्व है वह इस अवस्था तक आते आते स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व विकास के ऋणात्मक पक्ष पर किसी विशेष प्रकार का बल नहीं दिया है और इन्होंने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में धनात्मक पक्ष को ही अधिक महत्व दिया है। इन्होंने यह नहीं बताया है कि व्यक्तित्व के ऋणात्मक पक्ष किस प्रकार से डेवलप होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बातें इन्होंने नहीं की है। आलपोर्ट ने कुछ कसौटियों का भी, कुछ क्राइटेरिया का भी वर्णन किया है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व को किस प्रकार से समझा जा सकता है। यानी एक एडल्ट व्यक्ति के धनात्मक पक्ष को समझने के लिए आलपोर्ट ने कुछ कसौटियों का वर्णन किया है। आलपोर्ट ने ये कहा है कि यह एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य अगर जानना है तो उसके लिए व्यक्ति के आत्म के ज्ञान के विस्तार का ज्ञान आवश्यक है। यानी आलपोर्ट का यह मानना है कि धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य की जो पहचान हो सकती है वह जो है वह हमेशा अपने ज्ञान के विस्तार के आधार पर ही हो सकती है। तो इसलिए एक स्वस्थ मानसिक व्यक्ति के धनात्मक मतलब धनात्मक रूप से मानसिक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसका अगर हम आत्म के ज्ञान का सेल्फ के बारे में जो उसका नॉलेज है उसको अगर हम जानते हैं तो उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हमको पता लगते हैं। और जो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति है उसका जो आत्म का पर्याप्त जो विस्तार होता है वह हमेशा ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से आलपोर्ट ने जो पहली कसौटी बताई है वह है आत्म के ज्ञान का विस्तार। दूसरी चीज आलपोर्ट ने बताई है कि जो वयस्क व्यक्ति होता है उसका जो धनात्मक व्यक्तित्व या मानसिक स्वास्थ्य की पहचान के लिए यह आवश्यक है कि जो वयस्क व्यक्ति है उसका आत्म जो है वह दूसरों के साथ पर्याप्त सौहार्दपूर्ण संबंध, यानी एक व्यक्ति का दूसरों के साथ किस प्रकार के सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जितना ज़्यादा पर्याप्त यह संबंध होगा, यानी दूसरों के साथ सामंजस्य सौहार्दपूर्ण संबंध जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा हम यह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का, एक जो वयस्क व्यक्ति है उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वह धनात्मक है, धनात्मक व्यक्तित्व का व्यक्ति है और उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। यानी पहली चीज इन्होंने बताया आत्म के ज्ञान का विस्तार और दूसरी चीज बताया कि दूसरों के साथ किस प्रकार का उसका सौहार्दपूर्ण संबंध है। तीसरी चीज जो आलपोर्ट ने बताई है वह यह बताई है कि जो व्यक्ति है उसका जो धनात्मक व्यक्तित्व या मानसिक स्वास्थ्य अगर हमको जानना है तो हम यह देखते हैं कि जो एडल्ट है उसमें इमोशनल सिक्योरिटी कितनी है,
यानी संवेगात्मक सुरक्षा किस प्रकार की है। जो आपने ऐसे भी पढ़ा है कि जो स्वस्थ होते हैं व्यक्ति मानसिक रूप से, उनमें जो संवेग होते हैं वह उपयुक्त पाए जाते हैं और उपयुक्त रूप से इनका प्रकाशन भी होता है, इनके साथ सामंजस्य भी उपयुक्त होता है। तो आलपोर्ट ने जो तीसरी कसौटी बताई है वह यह बताई है कि उसमें इमोशनल सिक्योरिटी, ये जो संवेगात्मक सुरक्षा है, इसकी मात्रा सफिशिएंट है या नहीं है। जितनी पर्याप्त संवेगात्मक सुरक्षा की मात्रा होगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ही धनात्मक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। आलपोर्ट ने जो एडल्ट की पहचान के लिए धनात्मक जो व्यक्तित्व है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण कसौटी यह भी बताई है कि जिसमें कि यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जो वास्तविक प्रत्यक्षीकरण है, उसके जो कौशलों का विकास है, कार्यों के प्रति जो वचनबद्धता है, वह कितनी अच्छी प्रकार की है। यानी जो चौथी कसौटी आलपोर्ट ने बताई है, उसमें व्यक्ति जो है कितना एक तरह से अपनी परिस्थितियों का हर व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करता है, लेकिन वह प्रत्यक्षीकरण कितना रियलिस्टिक प्रकार का करता है, उस वह कितना यथार्थ प्रकार का करता है, साथ ही साथ उसमें कौशल किस प्रकार के हैं और कार्यों के प्रति वह कितना अपने आप को, कितना उसमें कमिटमेंट पाया जाता है। तो यह एक प्रकार की कसौटी यह भी है। आलपोर्ट ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति है, उसके धनात्मक व्यक्तित्व या मानसिक स्वास्थ्य की जांच में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति है उसमें आत्म वस्तुनिष्ठता और सूझ, हास्य, ये सब किस किस प्रकार का है। यानी व्यक्ति जो है अपने बारे में आत्म वस्तुनिष्ठता, कितना अंतर्दृष्टि और किस प्रकार का वह हास्य यानी मनोरंजन, कितना वह अच्छा उत्तम प्रकार का उसका ज्ञान है। और जो छठी कसौटी होती है, उसमें यह देखा जाता है कि जो जीवन के प्रति एक हर व्यक्ति की एक पॉलिसी होती है, हर व्यक्ति के जीवन का कोई उद्देश्य होता है, तो वह जो कार्य कर रहा है उसके कार्य कितने संगत प्रकार के हैं, कितने उत्तम प्रकार के हैं, उसके कार्य जो हैं कितने उद्देश्यपूर्ण हैं और किस प्रकार की से वह अपनी क्रियाओं को पूरा करता है। तो इस प्रकार से आलपोर्ट ने एक तरह से 6 प्रकार की कसौटियाँ बताई हैं, 6 प्रकार की क्राइटेरिया बताई हैं, जिनके आधार पर हम एक एडल्ट व्यक्ति के जो पॉजिटिव पक्ष है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और यह 6 कसौटियाँ जो आलपोर्ट ने बताई है, वह जैसे ज्ञान का विस्तार आपने पढ़ा, साथ ही साथ वो ऐसे कसौटी भी बताई जिसमें वो दूसरों के साथ किस प्रकार के संबंध को रखता है, उसमें कितनी संवेगात्मक सुरक्षा की मात्रा है, वह कितना उसका प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार का है, उसमें वस्तुनिष्ठता, हास्य, मनोरंजन, इन सब का कितना ज्ञान है, और साथ ही साथ उसकी जो जीवन के प्रति जो उसकी पॉलिसी है, वह दर्शन है, वह किस प्रकार की है। यानी वह संतोषजनक फिलॉसफी, उसकी जो सेटिस्फैक्ट्री फिलॉसफी उसकी क्या है, वह किस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स आलपोर्ट की पर्सनालिटी थ्योरी। अब हम आपको आलपोर्ट के सिद्धांत के का वैल्यूएशन बताते हैं, इवैल्यूएशन बताते हैं। यानी
यह देखिए, जैसे सारे सिद्धांत आपने पढ़े पर्सनालिटी के, वैसे आलपोर्ट के सिद्धांत के बारे में भी अन्य मनोवैज्ञानिकों की क्या राय है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आलपोर्ट के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं भी हैं और कुछ सीमाएं भी हैं। तो आलपोर्ट के सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषता है या गुण है, वह यह है कि जो आलपोर्ट ने अपना शील गुण सिद्धांत बताया है, उसमें व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति पर बहुत बल दिया है और वर्तमान परिस्थितियों को उसके भूतकाल की परिस्थिति से अधिक महत्व दिया है। उन्होंने अतीत को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है और इन्होंने ये भी कहा था कि इसी वर्तमान के आधार पर ही व्यक्ति के भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। यानी बीते हुए अतीत के बारे में आलपोर्ट ने बहुत अधिक महत्व या कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं की है। आलपोर्ट का जो इनका सिद्धांत है, आलपोर्ट का, उन्होंने जो अपने सिद्धांत में शील गुणों के आधार पर बताया। आलपोर्ट शील गुण मनोवैज्ञानिकों में गिने जाते हैं और आपको हमने आलपोर्ट का सिद्धांत जब बताया तो ये बताया कि आलपोर्ट ने जो शील गुण हैं उसको सामान्य शील गुण, वैयक्तिक शील गुण में बांटा और जो सामान्य शील गुण हैं यह विमीय शील गुण, नियमान्वेषी शील गुण इस प्रकार के बताए और वैयक्तिक शील गुण, वैयक्तिक पूर्ववृत्ति, आकृतिक शील गुण, ये सब वैयक्तिक शील गुण के ही प्रकार हैं और इसमें इन्होंने कार्डिनल पूर्ववृत्ति, केंद्रीय शील गुण, गौड़ पूर्ववृत्ति या शील गुणों के बारे में बताया था। तो आलपोर्ट ने जो शील गुण सिद्धांत बताया या समझाया, उसके आधार पर सर्वप्रथम इन्होंने, ये आलपोर्ट पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शील गुणों की वैज्ञानिक व्याख्या भी की। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि यह जो शील गुण हैं यह किस प्रकार से व्यक्तित्व की संरचना में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यानी न सिर्फ शील गुण पे अध्ययन किया, न सिर्फ शील गुणों को परिभाषित किया, बल्कि यह सर्वप्रथम या पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने साइंटिफिक ढंग से शील गुणों की व्याख्या करने के साथ साथ इसकी क्या भूमिका हो सकती है व्यक्तित्व की संरचना में, किस प्रकार से हो सकती है, इसको भी पूरा डिफाइन किया है। आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व संरचना को शील गुणों के आधार पर वर्णन किया है, उन्होंने यह भी बताया कि यह जो शील गुण होते हैं वह कितने प्रकार के हो सकते हैं और जो विभिन्न प्रकार के जो शील गुण होते हैं वह किस प्रकार से व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। यानी किस प्रकार से इन शील गुणों के आधार पर हम व्यक्तित्व को डिफाइन कर सकते हैं या व्यक्तित्व की व्याख्या कर सकते हैं। आलपोर्ट ने यह भी बताया कि जो व्यक्तित्व विकास है उसमें जो प्रेरणात्मक प्रत्यय, कार्यात्मक स्वायत्तता का जो प्रत्यय इन्होंने दिया, उसमें ये बताया है कि जो व्यक्ति है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रेरणा या ऊर्जा किस प्रकार से कार्यात्मक स्वायत्तता के द्वारा मिलती है। हमने आपको जिस समय कार्यात्मक स्वायत्तता बताया था स्टूडेंट्स, हमने ये बताया था आपको कि आलपोर्ट ने कार्यात्मक स्वायत्तता को के प्रत्यय को बताया और इसे एक प्रकार का मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट माना है। यानी आलपोर्ट ने जो कार्यात्मक स्वायत्तता है इसको एक प्रकार का प्रेरणात्मक प्रत्यय माना और यह भी बताया था कि जो एक
एडल्ट व्यक्ति होता है उसकी जो जो उसकी अभिप्रेरणाएं होती हैं वह क्या होती हैं कि पिछली अनुभूतियों से कार्यात्मक रूप से भले ही न संबंधित हो, फिर भी जो उसमें संभवता जो होता है, जो संभावनाएं हैं वो यह है कि वह जो उत्पत्ति होती है अभिप्रेरकों की, वह उनकी उन्हीं अनुभूतियों से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से कार्यात्मक स्वायत्तता के आधार पर आलपोर्ट ने जो व्यक्तित्व की प्रेरणा या ऊर्जा किस प्रकार से कार्यात्मक स्वायत्तता से प्राप्त होती है यह भी डिफाइन किया। तो ये सारी तो विशेषताएं जो थीं ये आलपोर्ट के सिद्धांत में मनोवैज्ञानिकों ने बताई हैं, लेकिन इनके सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। जैसे कि फीस्ट 1985 ने लिखा है कि आलपोर्ट का व्यक्तित्व शील गुण सिद्धांत सामान्य बोध और दर्शन शास्त्रीय अनुमान पर आधारित है। यानी इन्होंने जो फीस्ट ने कहा है कि जो आलपोर्ट का सिद्धांत है वह एक कॉमन सेंस और एक जो द फिलोसफिकल बेसिस पर आधारित है। इनके सिद्धांत के आधार पर कोई भी माने इनके सिद्धांत का कोई विशेष वैज्ञानिक आधार नहीं है। फिस्ट ने आलपोर्ट के सिद्धांत का वैज्ञानिक आधार मानने से ही इनकार कर दिया। आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत पर यह भी आक्षेप है कि इन्होंने जो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जो तथ्यों का संग्रह किया है, हर सिद्धांत को देने के लिए आपको पता है रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो आलपोर्ट ने भी आंकड़े एकत्रित करके ही सिद्धांत दिया होगा, लेकिन इनके सिद्धांत पर जो आक्षेप है वह यह है कि इन्होंने जो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जो आंकड़ों का संग्रह किया उसको वैज्ञानिक ढंग से नहीं किया। यानी आप जानते हैं, आप रिसर्च का भी पेपर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि आंकड़ों का संग्रह वैज्ञानिक ढंग से जब किया जाता है तभी वह सैद्धांतिक रूप ले सकता है, तभी वह विश्वसनीय होता है, तभी वह वैध होता है। और यह भी कहा गया है आलपोर्ट के सिद्धांत के बारे में कि इन्होंने जिन प्रत्ययों के आधार पर, जिन कॉन्सेप्ट के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की है, वह उस मतलब जिस कॉन्सेप्ट के आधार पर की है उसकी वैधता पर्याप्त नहीं कही जा सकती। आपको पता है कि कोई भी टेस्ट हो, सिद्धांत हो, वह रिलायबल भी होना चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए। तो इनके सिद्धांत पर की वैधता के संबंध में एक तरह से क्वेश्चन है कि इनके सिद्धांत की वैधता पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा मनोविश्लेषणवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ये कहा है कि आलपोर्ट का जो सिद्धांत है, इन्होंने वर्तमान और भविष्य दोनों को अपने सिद्धांत में महत्व दिया। यह हम आपको हमेशा बताते चल रहे हैं कि आलपोर्ट ने अतीत को कोई महत्व नहीं दिया है। तो मनोविश्लेषणवादियों का ये कहना है कि आलपोर्ट ने जो विगत या भूतकालीन या अतीत की अनुभूतियों को कोई महत्व नहीं दिया है, और मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस बिंदु यानी अतीत के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्वरूप को सही ढंग से समझना मुश्किल है, कठिन है। क्योंकि आपने जितनी भी मनोविश्लेषणवाद की थ्योरीज में पढ़ा है,
खासकर हम फ्रायड की बात कर रहे हैं, तो फ्रायड ने जितना महत्व अतीत को दिया है उतना अन्य को नहीं, जबकि आलपोर्ट ने अपने सिद्धांत में वर्तमान को महत्व दिया है और वर्तमान के आधार पर ही भविष्य के बारे में व्याख्या की है। तो आलपोर्ट का जो सिद्धांत है वह अपने सिद्धांत में कहीं भी अतीत को महत्व नहीं देता है। इस संबंध में मनोविश्लेषणवादी आलपोर्ट के सिद्धांत से सहमत नहीं है, क्योंकि मनोविश्लेषणवादियों का ये मानना है कि जो अतीत है उसके अभाव में, यानी जो विगत है उसके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व को कतई नहीं समझा जा सकता है। आलपोर्ट जो हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व की व्याख्या की है। आलपोर्ट ने पॉजिटिव पक्ष की, सामान्य पक्षों की बात की है। इनके सिद्धांत पर यह आक्षेप है कि इन्होंने सामान्य पक्षों की तो बात की है, लेकिन असामान्य मनोविक्षिप्तता, मनस्ताप, इन सब के बारे में कुछ भी अलग से नहीं बताया है। यानी किस प्रकार से असामान्य व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सामान्य व्यक्तित्व के निर्माण के बारे में आलपोर्ट ने कहा है, लेकिन असामान्य व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होता है, इस संबंध में आलपोर्ट ने कोई उल्लेख नहीं किया है। फिशर का भी यह विचार है कि आलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में अपनी जो पर्सनालिटी थ्योरी दी है उसमें जो है जिन प्रत्ययों का उल्लेख किया है, जितने भी कॉन्सेप्ट का उल्लेख किया है, उनका अध्ययन जो है वह जो है प्रयोगात्मक विधि के द्वारा संभव नहीं है। आपको पता है कि हम सिद्धांत की वैज्ञानिकता, यानी कोई सिद्धांत वैज्ञानिक है या नहीं है, इसके लिए यह आवश्यक है कि उसका अध्ययन हम प्रयोगात्मक विधि के द्वारा कर सकें, उसकी जांच कर सकें। तो फिशर ने ये कहा है कि जो प्रत्यय उन्होंने बताए हैं अपने सिद्धांत में, वह जो प्रत्यय हैं उनका अध्ययन किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि हम वैज्ञानिक या प्रयोगात्मक विधि के द्वारा कर सकें। इसलिए यह आलपोर्ट के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी सीमा है। आलपोर्ट ने जो अपना अध्ययन सिद्धांत दिया है उसमें कहीं भी इन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए जो प्रमुख फैक्टर है, आपको पता है कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति के विकास के लिए सामाजिक फैक्टर जो हैं बहुत ही महत्व रखते हैं। किसी व्यक्ति का जो विकास है किस तरह का होगा उसकी सामाजिक फैक्टर्स का परिणाम भी होता है। लेकिन आलपोर्ट ने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए जो सोशल फैक्टर हैं उनको कोई महत्व नहीं दिया है। अब हम आपको फ्रायड और आलपोर्ट के क्या एक तुलनात्मक अध्ययन बताने चल रहे हैं, क्योंकि अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है फ्रायड बनाम आलपोर्ट, यानी फ्रायड और आलपोर्ट के जो सिद्धांत हैं इनका एक तुलनात्मक अध्ययन हम आपको बताने चल रहे हैं। फ्रायड ने जो अपने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है, यानी फ्रायड का जो सिद्धांत है वह आप तो भूल ही नहीं सकते, कोई नहीं भूल सकता, मनोविश्लेषणात्मक उपागम। और आपको पता है कि जो मनोविश्लेषणात्मक उपागम है उसमें किस प्रकार से जो व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ईगो, सुपर ईगो,
और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं, इन सब का वर्णन किया गया है। जबकि आलपोर्ट का जो सिद्धांत है वह जो है वह एक तरह से मानवतावादी उपागम और वैयक्तिकतावादी उपागम के आधार पर है। मानवतावादी उपागम के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। हमने आपको मैस्लो की थ्योरी, रॉजर्स की थ्योरी बताई थी और यह बताया था कि जो व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए जो मानवतावादी उपागम है वह 1960 के दशक में मनोविज्ञान में एक तरह से मानवतावादी आंदोलन चला था। और इस आंदोलन के जो समर्थक करता थे, जो इस आंदोलन को चलाने वाले लोग थे, मानवतावादी उपागम से संबंधित मनोवैज्ञानिक थे, उन लोगों ने मनोविश्लेषणवाद और व्यवहारवाद की विचारधाराओं की बहुत ही आलोचना की। और इन लोगों का यह विचार था कि जो मनोविश्लेषणवाद है और व्यवहारवाद में जो व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए जो भी दृष्टिकोण अपनाया गया है वह बहुत ही संकीर्ण है। यानी जो मानवतावादी उपागम के मनोवैज्ञानिक थे वो व्यवहारवाद को कहीं से भी ये मानते नहीं थे। व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांतों से ये लोग सहमत नहीं थे। और इस प्रकार के मनोवैज्ञानिकों में हमने आपको मुख्य रूप से रॉजर्स, मैस्लो आदि के बारे में बताया था। आलपोर्ट का भी जो व्यक्तित्व सिद्धांत है वह मानवतावादी उपागम पर आधारित है और वैयक्तिकतावादी उपागम पर आधारित है। यानी हर व्यक्ति जो है एक तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बातें, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है अलग प्रकार का होता है। इस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है। जो फ्रायड का व्यक्तित्व सिद्धांत है उसमें व्यक्तित्व की व्याख्या में आपने पढ़ा है कि अचेतन को बहुत ही महत्व दिया गया है। हमने जिस समय आपको साइकोएनालिटिकल थ्योरी बताई थी, हमने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि फ्रायड ने ये कहा था कि जो अचेतन होता है वह एक तरह से, इन्होंने चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की जो तुलना की थी फ्रायड ने एक आइसबर्ग से बताया था, समुद्र में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ से बताया था, जिसका थोड़ा ही हिस्सा ऊपर दिखाई देता है और समुद्र के अंदर यह दूर तक फैला हुआ होता है। तो इन्होंने कहा था, फ्रायड ने कहा था कि जो ऊपर का हिस्सा दिखता है, जो दिखाई देता है, जो व्यक्त है, वह चेतन है। जो पानी की सतह को छूता हुआ है, यानी जहाँ पानी की सतह है वो कभी ऊपर कभी नीचे, वहीं तक पानी की सतह है, वह अर्धचेतन है, जो कभी चेतन की ओर और कभी अचेतन पर होता है। लेकिन अचेतन के बारे में जो फ्रायड ने व्याख्या की थी वह यह बताया था कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का अचेतन पक्ष है वह इसी आइसबर्ग के समान समुद्र में दूर तक फैला हुआ है, जो कि दूर से आने वाले जहाज़ों को यह आइसबर्ग का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर का दिखता है, लेकिन अंदर यह कितना फैला है यह वह नहीं देख पाते थे और इससे टकराकर बड़े बड़े जो जहाज हैं वह चूर चूर हो जाते थे। तो फ्रायड का यह मानना था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अचेतन उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिस तरह से कि जहाज जो है आइसबर्ग से टकराकर नाश हो जाते हैं क्योंकि वो दिखता नहीं था, उसी तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व में विघटन इस अचेतन के कारण उत्पन्न होता है। यानी फ्रायड ने अचेतन को अपने सिद्धांत की व्याख्या में बहुत अधिक महत्व दिया है। और फ्रायड ने यह भी कहा था कि यह जो अचेतन होता है
इसी के द्वारा व्यक्ति का अधिकांश जो व्यवहार होता है वह निर्देशित या संचालित होता है। जबकि आपने अभी आलपोर्ट का सिद्धांत पढ़ा, आलपोर्ट ने अपने सिद्धांत में अचेतन या अतीत को कोई महत्व नहीं दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में कोई भी व्याख्या ऐसी नहीं की है व्यक्तित्व के लिए जो कि अचेतन से संबंधित हो। और इन्होंने जो आलपोर्ट ने व्याख्या की है, बताया है जो कि व्यक्तित्व की जो व्याख्या है वह चेतन और भविष्य के लक्ष्यों के आधार पर की है। इन्होंने ये बताया है कि जो व्यक्ति का वर्तमान है उसी के आधार पर उसका भविष्य आधारित होता है, न कि इन्होंने पिछली या विगत अनुभूतियों को किसी प्रकार का महत्व दिया है। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि आलपोर्ट और फ्रायड दोनों के सिद्धांत बिल्कुल ही विपरीत प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। फ्रायड ने जो व्यक्तित्व की व्याख्या की है, व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां भी बताई हैं। और फ्रायड के जो दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां थीं वह जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति आपने पढ़ा था। और इन्होंने ये भी बताया था कि व्यक्ति के विध्वंसात्मक कार्य, विनाशकारी कार्य, विघटित प्रकार के कार्य जो होते हैं वह जो हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं, जबकि जो सामान्य व्यक्ति होता है वह संरचनात्मक कार्यों को करता है और यह जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। जबकि जो आलपोर्ट हैं इन्होंने अपने सिद्धांत में जो व्यक्तित्व की व्याख्या की है वह मूल प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं की है और इन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या जो है मुख्य रूप से जो संरचना, व्यक्तित्व की संरचना जो बताई है वह शील गुणों के आधार पर बताई है। यानी हम देख रहे हैं कि फ्रायड ने व्यक्तित्व की व्याख्या मूल प्रवृत्ति के आधार पर, जबकि आलपोर्ट ने क्या कहा है, शील गुण के आधार पर बताया है। आलपोर्ट ने अपने सिद्धांत में सामान्य व्यक्तियों की व्याख्या या व्यवहार के बारे में ही महत्व दिया है और इन्होंने किसी भी प्रकार से कोई ऐसी व्याख्या नहीं प्रस्तुत की गई है। यह इनके आलपोर्ट के सिद्धांत पे आक्षेप भी है कि इन्होंने मनस्ताप, मनोविक्षिप्तता या असामान्यता आदि को कोई महत्व नहीं दिया है। जबकि आलपोर्ट जो फ्रायड हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में जो इन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत बताया है, उन्होंने हर अवस्था पर ये बताया है कि किस प्रकार से जब इस अवस्था की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो किस प्रकार के असामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं। और फ्रायड ने एक तरह से पूरे मनस्ताप और मनोविक्षिप्तता से जो रोगी हैं इनके बारे में पूरा वर्णन किया है, पूरा महत्व किया है और फ्रायड ने चिकित्सा पद्धति को भी इसके लिए डेवलप किया है। फ्रायड का जो सिद्धांत है उसमें फ्रायड ने अपने सिद्धांत की जो पूरी व्याख्या की है उसमें फ्रायड ने अतीत के अनुभवों को बहुत अधिक महत्व दिया है, खासकर बाल्यकालीन अनुभवों को, जीवन के प्रारंभिक वर्षों को फ्रायड ने अत्यधिक महत्व दिया और ये कहा कि इन्हीं के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जबकि आलपोर्ट का सिद्धांत हम ये देखते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत में भूतकालीन अनुभूतियों के इस कोई महत्व नहीं दिया है। आलपोर्ट ने जो अपने सिद्धांत का वर्णन किया है उसमें वर्तमान के आधार पर भविष्य की व्याख्या की है, जबकि फ्रायड ने अपने सिद्धांत में अतीत के आधार पर
वर्तमान की व्याख्या की है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आज हमने आपको गॉर्डन आलपोर्ट की थ्योरी अब तक 3 भागों में बताई, और इतने डिटेल में आपको इसलिए बताया क्योंकि आलपोर्ट का नाम, और सबसे बाद में इसलिए बताया क्योंकि आलपोर्ट का नाम जितने सिद्धांत आप पढ़ते चले उन सब में बार बार रिपीट हुआ, और इनके द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा सर्वमान्य परिभाषा के रूप में मानी जाती है। तो आलपोर्ट एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका पर्सनालिटी की थ्योरी में विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। इसलिए आलपोर्ट के सिद्धांत को मैंने आपको काफ़ी डिटेल में और एकदम लास्ट में बताया था। कोई क्वेश्चन होगा आप मुझसे कर सकते हैं, हम आपके उत्तरों को देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।